ये मूवी इविल डेड राइज 2023 की है। तो कहानी की शुरुआत जंगल में बने एक घर से होती है जो काफी डरावनी होती है, जहां हम तीन दोस्त को मजे करते हुए देखते हैं, जेसिका, केलेब और टेरेसा। यह घर शहर से काफी दूर था और वह सभी लेक के किनारे मजे कर रहे थे। यहाँ हम देखते हैं केलेब और टेरेसा ही मजे कर रहे होते हैं। तो जेसिका कहाँ है? जेसिका से मिलने टेरेसा आती है और वह देखती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो उससे बात कर रही है, पर वह ज्यादा कुछ बोलती नहीं। टेरेसा जेसिका के साथ मस्ती करते हुए किताब पढ़ती है, लेकिन तभी जेसिका बिना देखे उस किताब को भूतिया आवाज में पढ़ने लगती है। यह देखकर टेरेसा काफी शॉक हो जाती है। जेसिका अचानक से पजिस्ट हो जाती है और जेसिका वोमिटिंग करने लगती है और साथ ही उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। ये देखकर तो यही लग रहा था कि उस पर डिमोनिक पोजीशन हुआ है। पॉजिस्ट होने की वजह से वह टेरेसा का बाल पकड़कर उसका स्कैल्प ही उखाड़ देती है। फिर बाहर लेक के पास जाकर केलेब का सर धड़ से अलग कर देती है। अब हम पॉजिस्ट हुई जेसिका को लेक के ऊपर निकलते देखते हैं और वह हवा में उड़ रही होती है। टेरेसा यह सारी चीजें देख रही होती है और रो रही होती है, पर अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आया होगा कि यह कौन थे और जेसिका कैसे पॉजिस्ट हुई। ये आपको कहानी के आगे पता चलेगा। हम चलते हैं कहानी की एक दिन पहले, जहां यहाँ सारी चीजें शुरू हुई थी। हम लॉस एंजलिस में एक पुराने बिल्डिंग के अपार्टमेंट को देखते हैं जिसको जल्दी ही तोड़ा जाने वाला था। यह बिल्डिंग काफी खराब हालत में थी और यह कभी भी टूट सकती थी। यहाँ हम एक लेडी टैटू आर्टिस्ट एली को देखते हैं जो अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। उसका बेटा डैनी और उसकी 2 बेटी ब्रिजेट और छोटी बेटी कैसी यहाँ रहती है। एली अपने हस्बैंड से पिछले 2 महीने से दूर रह रही होती है क्योंकि उसके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है। उसी रात उसकी सिस्टर बेथ उससे मिलने उसके अपार्टमेंट आ जाती है, जहां बेथ काफी परेशान थी और वो कॉन्सर्ट सिंगर है। वह प्रेग्नेंट होने की वजह से अपनी कॉन्सर्ट छोड़कर आई थी क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। इस बात से वह काफी परेशान है। यह बात वो अपनी बहन को नहीं बताती है। बेथ सभी के लिए गिफ्ट लाई होती है और वह सभी को गिफ्ट दे रही होती है और वह एली के हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट लेकर आई होती है। जब वह एली के हस्बैंड के बारे में पूछती है तो वहाँ काफी तनाव का सिचुएशन बन जाता है और एली अपनी बहन से बात करने के लिए अपने बच्चों को पिज्जा लाने के लिए बाहर भेज देती है ताकि वह बेथ को बता सके कि वो अब अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती है। ये पता चलते ही बेथ कहती है, तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए था। एली उसे कहती है कि उसने उसे कॉल किया था जब वो अपने हस्बैंड से अलग हुई थी और वह जब नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी क्योंकि उसके पास उस समय पैसे नहीं थे। इस बात को सुनकर बेथ को बुरा लगता है और वह अपनी बहन से माफी मांगती है। फिर हम देखते हैं तीनों बच्चे पिज्जा लेकर वापस आ रहे होते हैं। तभी पार्किंग लॉट में भूकंप आ जाता है जिससे कार पार्किंग एरिया के नीचे क्रैक आने लगता है और नीचे तीनों बच्चे डर कर बैठ जाते हैं। कुछ टाइम में सब कुछ शांत हो जाता है। भूकंप के जाने के बाद डैनी देखता है कि पार्किंग के अंदर एक होल बन चुकी है जिसके अंदर जाया जा सकता है और डैनी नीचे चला जाता है जहां उसे एक खंडहर मिलती है जहां ढेर सारी किताबें होती है और कुछ पुराने विनाइल रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 लिखे होते हैं। उसमें एक फोटो मिलती है जिसके अंदर 3 प्रीस्ट होते हैं। साथ ही उसमें एक कब्र मिलती है जिसके आसपास सारे होली क्रॉस होते हैं, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है वहां किसी इविल को कैद करके रखा गया था ताकि इविल डीमन को बाहर आने से रोका जा सके। डैनी कब्र में बने एक छेद से एक चीज को बाहर निकालता है और तभी वहां पर जीसस क्राइस्ट की मूर्ति नीचे गिरने लगती है, जिसका मतलब वहां पर जो भी चीज था वह काफी इविल और ताकतवर था, तभी उसे यहाँ पर कैद करके रखा गया था। नहीं तो इतनी क्रॉस और जीसस क्राइस्ट रखने का मतलब ही नहीं बनता। डैनी उस चीज से कपड़ा हटाता है। ढेर सारे कीड़े उस चीज के ऊपर से उड़ जाते हैं और यहाँ कुछ और नहीं, इविल डेड फ्रेंचाइजी की फेमस किताब है जिसको यहाँ पर छुपा कर रखा गया था। डैनी इन किताब को अपने साथ लेकर आ जाता है। ऊपर इनकी माँ इन सबको लेकर काफी परेशान हो जाती है और साथ ही न्यूज में खबर भी आ रही होती है कि अर्थक्वेक ने इन बिल्डिंग के आसपास के इलाकों को हिट किया है। एली उनके पड़ोस के लड़के केवियल से उनके बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। एक बुजुर्ग मिस्टर फोंडम वहाँ पर होते हैं जो कि पेट से बात करता है। तभी एली के तीनों बच्चे लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं जिससे उनको डांट पड़ती है कि भूकंप आने पर लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए। और तभी डैनी उस किताब और रिकॉर्ड को घर के अंदर लेकर चला जाता है। लॉन्ड्री की काम की वजह से एली लिफ्ट में चली जाती है और बेथ केसी को नहलाने के लिए लेकर चली जाती है, लेकिन डैनी को तो उस किताब और रिकॉर्ड का भूत सवार हो गया था और वह इस किताब को ब्रिजेट के सामने खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यह किताब कुछ नुकीले दांतों जैसे चीज से बंद थी, जैसे वह किताब न हो किसी का मुंह हो।
और तभी डैनी की उंगली उन नुकीले दांतों से कट जाती है और उसके कुछ खून की बूंदें उस किताब में गिर जाती है, जिसे वह किताब सौंप लेती है और वह किताब खुल जाती है। वह किताब को खोलने पर उसमें अजीब अजीब से चित्र बने होते हैं जो बहुत ही डरावने थे और किसी तरह ब्रिजेट किताबों के पन्नों को पलटने से रोकती है, लेकिन अब डैनी कहाँ सुनने वाला था। वह रिकॉर्ड्स को एक एक करके सुनने लगा, जहाँ पर पहले पार्ट में एक प्रीस्ट, एक फादर जो होते हैं, वह इस किताब के बारे में बताने लगते हैं कि यह किताब लटूरो डी मोंटो के 3 किताबों में से एक है जिसे बुक ऑफ द डेड बोलते हैं और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, जिससे वह पुराने जमाने के स्पेल्स और राज जान पाए। हम देखते हैं डैनी किताब और रिकॉर्ड को चलाने के लिए पागल हो रहा था। अब वह दूसरा रिकॉर्ड चला देता है जिसके अंदर किताब में बहुत से मंत्र थे जो शैतान को बुलाने के तरीके और भी बहुत कुछ था और फादर उसको रीड कर रहे थे, लेकिन तभी यह रिकॉर्ड डायनेमिक हो जाते हैं। डैनी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह नहीं रुकता और न ही उसे तोड़ पाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डिमोनिक एंटिटी बाहर आने को बेताब हो रही है और बस एक डिमोनिक एंटिटी एली को लिफ्ट में ही पोजिस्ट कर लेती। डिमोनिक एंटिटी उसके हाथ पैर वगैरह सब कुछ तोड़ देती है और उसे बहुत ही गंदी तरह से पीटती है। साथ ही साथ उनके फ्लोर की लाइट भी चली जाती है और डैनी यह सब देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटे जा रहे थे। अब लाइट जाने से बेथ और कैसी भी डर जाते हैं। ब्रिजेट नोटिस करती है कि सिर्फ उनके यहाँ की लाइट गई है, ना कि कहीं और की, यानी जो कुछ गलत होने वाला था वह यही हो रहा था। एली ऊपर आती है जो ठीक नहीं लग रही थी। शुरुआती सीन में जेसिका के साथ जो हुआ था वैसा एली के साथ पजेशन हुआ है। लिफ्ट के अंदर उसकी सारी हड्डियां टूटी हुई दिखती है, पर अभी वो चल के किचन में जाती है और कच्चे अंडे को तोड़कर पकाने लगती है। जब बेथ और उसके बच्चे उससे बात करने आते हैं तो वह अजीब तरह से बात करती और हंसती है। उन सबको डराने के बाद वह उल्टियां करने लगती है। एली थोड़ी सी होश में आती है और एक ही बात कहती है, वह मेरे अंदर है, और अपनी बहन से कहती है उन्हें मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाने देना। इतना कहकर वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। एली की बहन और उसके बच्चे उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, पर लिफ्ट में जाने से डरते हैं और इस भूकंप की वजह से सीढ़ी भी टूट जाती है। यह सब देखकर एली को कमरे में बैठा देते हैं और फिर उनके पड़ोस का वही लड़का जिसे एली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगी थी, वह उनकी आंखों को बंद करता है, पर वह दोबारा खुल जाती है। वह फिर बंद करता है, वह फिर से खुल जाती है। यह सभी मिलकर एली के लिए प्रे करते हैं क्योंकि उसे देखकर यह लग रहा था कि वह मरने वाली है। तभी उसके पास उसकी बहन बैठती है और उसे यह बताने लगती है कि वह उससे कितना प्यार करती है। तभी बेथ की फोन पर एली का कॉल आता है जिसमें वह कह रही होती है उसका जिस्म जल रहा है और वह उसे आकर बचाए, और एली उठकर बैठ जाती है। बेथ अपनी बहन के जिस्म को हाथ लगाकर देखती है तो वाकई उसका जिस्म गर्म था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म में आग जल रही हो। तभी बेथ उसे बाथ टब में ले जाती है। तभी अचानक से एली पानी से निकलकर दीवार पर चलने लगती है और इतनी जोर से चीखती है कि सभी उसकी चीख सुनकर बेहोश होने वाले होते हैं और आसपास की शीशे क्रैक हो जाते हैं और टब का पानी भी उबल रहा था। एली एक एक करके सभी पर हमला कर रही थी। वह अपने बेटे को मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसका बेटा डैनी एली को पीछे करता है क्योंकि वह जानता था कि उसकी मॉम के अंदर कोई और काली शक्ति आ गई है। यहीं पर एली अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की आंख निकाल देती है और दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है, और इस बात का फायदा उठाकर बेथ अपार्टमेंट के दरवाजे को बंद कर देती है और उसके साथ एली के बच्चे भी थे। बेथ छेद से देखती है। घर के अंदर जितने भी लोग थे एली ने सभी को मार दिया था। बाहर एली की बेटी अपनी भाई डैनी से लड़ती है क्योंकि वह भी जान गई थी सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। उसने टेप रिकॉर्डर को चलाया था और उस स्प्रिट वाले बुक को खोला था। इधर यह सब आपस में लड़ाई कर रहे हैं और एली अपने सबसे छोटी बेटी को अपनी बातों में बहलाकर थोड़ा सा गेट खुलवा लेती है और उसका गला पकड़ लेती है। तभी उसका भाई डैनी उसे छुड़ा लेता है। एली की बड़ी बेटी के साथ कुछ अजीब होने लगा था। उसके चेहरे पर अजीब से निशान आ रहे थे और मुंह से कीड़े निकल रहे थे। बेथ एली की बड़ी बेटी के पास जाती है तो वह किचन में कांच के टुकड़े खा रही थी। इसका मतलब वह भी उस काली ताकत के कंट्रोल में थी।
जिस काली ताकत के कंट्रोल में एली थी, ब्रिजेट भी उसकी तरह पॉजिस्ट हो गई थी। वह बेथ पर हमला करती है, साथ ही अपनी बहन को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी छोटी बहन अपनी डॉल को उसके सर पर मारती है और अपने आप को बचा लेती है। अब बेथ को भी डैनी सब कुछ बताता है कि सब उसी के वजह से हुआ है। अब सब जानने के बाद डैनी के कमरे में जाती है ताकि वह आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुन सके। हेडफोन लगाकर टेप रिकॉर्डर को सुनने लगती है ताकि जो भी गलत हो उसी के साथ हो और कोई और न उसे सुन पाए। लेकिन जब तीसरी और आखिरी सीडी को सुनती है तो यहाँ पर बेथ को सच्चाई पता चलती है। असल में यह किताब एक प्रीस्ट फादर को मिली थी और वह इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे। फिर चर्च वालों ने फादर को चर्च से निकाल दिया क्योंकि यह एक डिमोनिक किताब थी। यह इंसानी चमड़ी से बनी थी और इन पर इंसानी खून से लिखा हुआ था। इस किताब में हंडोसक के खतरनाक डीमन को बुलाने के तरीके थे और इन्हीं सब बातों को फादर समझना चाहते थे। अब सब बातें सुनकर बेथ को भी यकीन आ गया था। उधर किचन में एली की बड़ी बेटी डैनी पर हमला करती है और उसे जला देती है। जिस कमरे में बेथ थी वहाँ पर एली आ गई। उसने लड़ने की कोशिश की। एली यहाँ बेथ से कहती है, मैं जो भी हूँ तुम मुझे आसानी से हरा नहीं सकती। अब बस बेथ और एली की छोटी बेटी ही बचे थे। एली बेथ को मारने वाली थी, तभी कैसी उसे कैंची देती है और बेथ उसके मुंह में डाल देती है, जिससे वह कुछ वक्त के लिए रुक गई थी। बेथ गन लेकर दरवाजे को तोड़ने वाली थी, तभी एली जाग जाती है और बेथ एली पर गोली चला देती है जो सीधे जाकर उसके पैर में लगती है। एली अपनी छोटी बेटी को अपनी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, पर कैसी सुनकर यह समझ जाती है कि वो उसकी मम्मी नहीं है। अब वहाँ पर मारे गए सारे जिंदा होने लगते हैं और यह कहते हैं कि शाम तक यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। यहाँ से बेथ और एली की छोटी बेटी कैसी भागने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पर जो लिफ्ट थी वह बंद थी और दरवाजा भी बंद था और उस लिफ्ट के अंदर चाबी फंसी हुई थी, क्योंकि जब एली पॉजिस्ट हुई थी तब उसके हाथ से यह चाबियाँ गिर गई थी। एली की बेटी चालाकी से वह चाबियाँ निकाल लेती है और लिफ्ट भी चलने लगती है। मगर हम देख पाते हैं एली की बड़ी बेटी और डैनी जो मरने के बाद डीमंस के कंट्रोल में थे खुद को लिफ्ट से जोड़ लेते हैं, जिससे जैसे जैसे लिफ्ट चलती है उसके अंदर उनका खून भरने लगता है। जैसे लिफ्ट नीचे आ रही थी वैसे खून भी बढ़ता जा रहा था। उधर उस किताब का पन्ना भी पलट जाता है जिसमें अजीब सा क्रिएचर बना हुआ था और देखते ही देखते एली भी उस क्रिएचर में बदल जाती है। उधर जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है तो खून भी बाहर आता है। खून में भरी बेथ और कैसी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है और उनके सामने दोबारा एली आ जाती है जो अपने डिमोनिक रूप में थी, जो अपनी छोटी बेटी कैसी पर हमला करती है। तभी बेथ चेन सॉ लेकर उसे मारने लगती है, मगर साथ ही वहीं एली की बड़ी बेटी और डैनी भी आ जाते हैं। बेथ उन तीनों को पास में चलती ग्राइंडर मशीन में डालकर मार देती है। अपनी ही फैमिली के 3 लोगों को मारना बहुत ही भयानक सीन था, मगर इसके अलावा बेथ के पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। जिसके बाद बेथ कैसी को लेकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन वही डीमन की काली ताकत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। एक लड़की जेसिका उस लिफ्ट से नीचे आती है जो एली के नीचे वाली बिल्डिंग में रहा करती थी, और जेसिका वही लड़की है जो कहानी की शुरुआत में जिसे हमने देखा था। जब वह लिफ्ट से नीचे आती है तो बहुत सारा खून देखती है और पुलिस को कॉल करने वाली थी। तभी वह डीमन जो एली के अंदर था वह आकर जेसिका को भी पोजिस्ट कर देता है। आपको यहाँ पर यह समझ आ गई होगी कि जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा और अभी भी वह डीमन जेसिका है। आगे वह डीमन क्या तबाही फैलाने वाली है कोई भी नहीं जानता। और इसी के साथ इविल डेड राइज की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।